हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं मेनार्क और मेनोपॉज, मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की। किस तरीके से एक महिला के अंदर, एक विमेन के अंदर, एक टीनेजर के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, किस तरीके से ये जो पूरा 28 डेज का साइकिल होता है, क्या क्या इवेंट्स होते हैं, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो लेट्स नो इट। मेनार्क का मतलब होता है जिस टाइम पे किसी भी लड़की का पहला मेंस्ट्रुएशन अकर हो। दैट मीन्स कि जब किसी भी लड़की का फर्स्ट पीरियड आता है उस टाइम को हम मेनार्क बोलते हैं। सो द टाइम इन अ गर्ल्स लाइफ व्हेन मेंस्ट्रुएशन फर्स्ट बिगिन। ड्यूरिंग द मेनार्क पीरियड मेंस्ट्रुएशन मे बी इरेगुलर और अनप्रेडिक्टेबल। स्टार्टिंग में क्या होता है, थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल और इरेगुलर फॉर्म में मेंस्ट्रुएशन होता है ना। ये हो सकता है 1 महीने हो, फिर 2 महीने ना हो, फिर तीसरे महीने हो, तो अनप्रेडिक्टेबल फॉर्म रहता है, पर धीरे धीरे आके वो एक कांस्टेंट, एक पूरा का पूरा सीक्वेंस में आ जाता है। जिस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन बिगिन होता है किसी भी लड़की के अंदर, उस टाइम को हम प्यूबर्टी बोलते हैं। दैट इज द एज ऑफ प्यूबर्टी व्हेन द चेंजेस स्टार्ट अकरिंग इन द बॉडी ऑफ अ गर्ल। ठीक है, इसको हम मेनार्क बोलते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, मेनार्क इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड मेनोपॉज इज द स्टॉपिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि 50 साल की एज तक सभी का स्टॉप हो जाता है। मतलब पीरियड्स आना स्टॉप होते हैं उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं, स्टार्ट होते हैं उसको हम मेनार्क बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल, दिस इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये 28 दिन का साइकिल होता है। इसमें कई सारे फेजेस होते हैं, उन फेजेस के बारे में भी हम बात करेंगे। कई सारे फेजेस होते हैं जैसे कि फॉलिकुलर, ओव्यूलेशन एंड ल्यूटियल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये 3 फेजेस दिख रहे होंगे। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल फेज से। कब से स्टार्ट होती है? मेंस्ट्रुअल फेज से स्टार्ट होती है। अब देखिए, ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब हो रही है। तो स्टार्ट तब होती है जब पीरियड्स आते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। दैट इज 1 to 5th डे, 1 से 5 दिन तक। किसी में 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, वैरी कर सकता है, बट जो एवरेज है दैट इज 1 to 5th डे। तो मेंस्ट्रुअल फेज होता है। दूसरा होता है फॉलिकुलर, या फिर इसे हम प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं, जो होता है 5th से लेके 13th डे तक। ठीक है, उसके बाद आता है ओव्यूलेटरी फेज, मतलब कि इस टाइम पे ओवम जो है रिलीज होता है और इसी टाइम पे प्रेगनेंसी के चांसेस जो होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं ओव्यूलेटरी फेज पे। दैट मींस 14th डे पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्रेटरी फेज, या फिर इसे हम ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं। इट इज फ्रॉम 15th to 28th डे। तो ये आपको फेजेस याद हो गए होंगे, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज। ये 4 फेजेस आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले, अब आप देखो यहाँ पे जो आपको ये पूरा का पूरा जो डायग्राम दिख रहा है ना, इसको समझते हैं क्या होता है। अगर हम फेजेस की बात करें, आप देख सकते हो नीचे, सबसे नीचे एक लाइन है, फिर उसके ऊपर, फिर बीच में, फिर उसके ऊपर। तो ये क्या है, नीचे जो लाइन दिख रही है, सबसे नीचे वाली लाइन क्या है, ये है यूटेराइन इवेंट्स, मतलब जो यूटेरस में चल रहे हैं इवेंट्स वो। उसके ऊपर जो है, जो ये आपको एक ब्लू और रेड कलर की लाइन दिख रही है, ये क्या है, ये हार्मोन लेवल। ठीक है, हार्मोन किस तरीके से रिलीज हो रहे हैं, कितना रिलीज हो रहा है। उसके ऊपर के जो है वो है ओवेरियन इवेंट्स, मतलब ओवरी के अंदर क्या चल रहा है। और सबसे ऊपर क्या है, पिट्यूटरी हार्मोन लेवल, वहां पे भी जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करती है उनका लेवल बताया जा रहा है। ये डायग्राम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है लेकिन बहुत आसान होता है। अब आप देखो, जब हम यहाँ नीचे फेजेस दिख रहे होंगे ना, सबसे नीचे जो फेजेस है मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकुलर, ल्यूटियल, और फिर नेक्स्ट साइकिल चालू हो जाती है। अब देखो, इसको मैं थोड़ा सा बाद में समझाती हूँ, अभी मैंने आपको ये ओवरव्यू दे दिया है। अब हम पहले फेजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, एक एक फेज हम समझ लेते हैं, फिर हम इस डायग्राम पे वापस आएंगे। सबसे पहला मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज का क्या मतलब है, जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होने लगता है। दैट मीन्स कि जब विमेन की जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो रप्चर होती है और जो ब्लड है वो बाहर आता है। ये 3 से 5 दिन तक जो है ये चलता है। ठीक है, अब क्यों होती है ब्लीडिंग? सबसे पहली बात कि ब्लड क्यों आता है, 5 दिन तक ब्लड क्यों आता है?
क्योंकि क्या होता है, जो यहाँ पे लाइन बनी है रेड कलर की एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ये लाइनिंग जो है ये रप्चर हो जाती है, ब्रेक हो जाती है और फिर बाहर आ जाती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। Menstrual occurs if the released ovum is not fertilized. Menstruation तभी होगा जब जो ओवम है उसको फर्टिलाइज नहीं हुआ होगा। मतलब फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, उसको स्पर्म नहीं मिला होगा, इसीलिए वो जो लाइनिंग है ओवम के साथ में रप्चर हुई और बाहर आ गई। ठीक है, अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है that means that it may be chances of pregnancy. अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ है तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी अगर हो गई हो। ठीक है, लेकिन मेंस्ट्रुएशन ना होने के और भी कॉजेज हो सकते हैं, स्ट्रेस, ठीक है, पुअर हेल्थ और हार्मोनल चेंजेस। ठीक है, तो ये सारी चीजों की वजह से भी मेंस्ट्रुएशन कई बार नहीं होती है, बट मेंस्ट्रुएशन ना होने का मतलब ये भी हो सकता है कि प्रेगनेंसी अगर हो गई हो। ठीक है, अब बात करेंगे हम फॉलिकुलर फेज की। फॉलिकुलर फेज चालू होता है 5वें दिन से, ठीक है, 5th डे आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन। अब ये होता है 8 से 12 दिन का। इस फेज में क्या होता है, गोनाडोट्रोपिन्स मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो 2 हार्मोन्स रिलीज करती है, FSH और LH। FSH is follicular stimulating hormone and LH is luteinizing hormone। ठीक है, तो जो FSH होता है, FSH stimulates development of primary follicle। यहाँ क्या हो रहा है, FSH क्या करता है, एक प्राइमरी फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल ईस्ट्रोजन को सेक्रीट करेगा। अब ईस्ट्रोजन करता क्या है, ईस्ट्रोजन करता है पहली चीज तो प्लोरिफरेशन ऑफ रप्चर्ड यूट्राइन एंडोमेट्रियम एंड म्यूकस लाइनिंग ऑफ ओविडक्ट एंड वजाइना। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स को क्या करेगा, डेवलप करेगा और FSH को सप्रेस करेगा। अब FSH के सेक्रीशन को रोकेगा ये। ठीक है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सेक्रेट करवाएगा, ये ईस्ट्रोजन करता है। ठीक है, ईस्ट्रोजन स्टिमुलेट करेगा ये सारी चीजों को, यूट्राइन को रप्चर करवाने में मदद करेगा। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और सप्रेशन ऑफ FSH एंड द थर्ड वन इज सेक्रीशन ऑफ LH। ये कर रहा है आपका ईस्ट्रोजन, ये हो रहा है फॉलिकुलर फेज में। अब अगर हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे इस डायग्राम में क्या चल रहा है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पहले जो फॉलिकुलर फेज चल रहा है, ठीक है, यहाँ देखो जो फॉलिकुलर फेज चल रहा है, फॉलिकुलर फेज में फर्स्ट टू यहाँ पे 12th डे यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें क्या हो रहा है, फॉलिकल बनना चालू हुआ। फॉलिकल क्या है, फॉलिकल एक ये समझ लो एक टाइप का बैग है, ठीक है, जिसके अंदर ओवम जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, फॉलिकल एक तरीके का बैग है जिसके अंदर ओवम जो है वो बनना चालू हो गया है। तो सबसे पहले दिन डेवलपिंग फॉलिकल, फॉलिकल बनना चालू हुआ, 3 से 5 दिन में मैच्योर हो गया, 7 से यहाँ पे बात करें तो एक मैच्योर फॉलिकल का फॉर्मेशन हो गया, और फिर 14th डे ओवम जो है रिलीज हो गया, वो हो गया ओव्यूलेशन। फॉलिकुलर फेज यहाँ खत्म हो गया, लेकिन जब वो बैग छोड़ के अंदर का ओवम बाहर आ गया उसको हमने बोला ओव्यूलेशन। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, ओव्यूलेशन, जो 14th डे अकर होता है। अब क्या होगा, ओवम बाहर आ गया लेकिन जो बैग था वो वहीं बचा हुआ है ना, अभी ओवम तो निकल के भाग गया, ठीक है, लेकिन बैग बचा है तो वो बैग धीरे धीरे श्रिंक होने लगेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज। तो अर्ली कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा और धीरे धीरे करके वो पूरा का पूरा कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अपने आप को वो वेनिश कर लेगा, खत्म कर लेगा, दैट इज रिग्रेशन कॉर्पस ल्यूटियम। ये पूरी साइकिल चलती है, फॉलिकुलर फेज, फिर ओव्यूलेशन, फिर ल्यूटियल फेज। ठीक है, ओवम तो जा चुका है, ओवम निकल के जा चुका है, तो बैग बचा वो धीरे धीरे श्रिंक हो जाएगा और एंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे ओव्यूलेटरी फेज की। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि फॉलिकल बना है, ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ है, अब वहां से क्या होगा, वो फटेगा और उसमें से ओवम रिलीज हो जाएगा। तो उसी ओवम को रिलीज होने वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन, और इस फेज को हम बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, इस टाइम पे LH और जो FSH है बिल्कुल पीक लेवल पे होता है, अटेन पीक लेवल इन द मिडल ऑफ द साइकिल। और जब ये दोनों हार्मोन्स अपने पीक लेवल पे होते हैं ना, उस टाइम पे बॉडी में इतना हार्मोनल चेंज होता है, तो हो सकता है इसी टाइम से आपको क्या होने लगे, PMS बहुत सारे लोगों को, ठीक है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, कि एंगर आ रहा, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, भूख लग रही है और स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है और बहुत सारी चीजें हो रही है। क्यों हो रही है? अगर आपको ऐसा फील होना तो अपने मन को समझाना कि यार मेरे बॉडी में ना
जो हॉर्मोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा फॉर्म में रिलीज हो रहे हैं, इसलिए मुझे ये सब चीज़ें हो रही हैं। सो आपकी ड्यूटी है कि आप खुद को, अपने आप को ना काम रखो, डू मेडिटेशन, डू योगा, जिससे कि आप अपने आप को काम रख सको, ठीक है। अब ओव्यूलेटरी फेज में FSH और LH पीक पॉइंट पे होते हैं, ठीक है। इन द मिडल ऑफ द साइकिल रैपिड सेक्रीशन होता है LH का, दैट इंड्यूसेस रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल। LH इतना ज़्यादा रिलीज होने लगेगा कि ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर करेगा और फिर 14th डे ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। अब भाई ओवम तो निकल के चला गया, ओवम कर रहा है स्पर्म का इंतजार, ठीक है। अब यहाँ पे बैग अकेला बचा, ठीक है, वो तो रप्चर होके बाहर निकल गया, वो बेकार बेचारा अकेला बचा। इस टाइम पे क्या होगा, सेक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज होता है, इस फेज को बोलते हैं हम। ओव्यूलेशन के बाद में ग्राफियन फॉलिकल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ येलो एंडोक्राइन मास कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। आप देख सकते हो यहाँ ऊपर डायग्राम दिख रहा होगा कि येलो किस तरीके का कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्म में बन जाता है, और ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन को सेक्रीट करेगा, ठीक है। अब प्रोजेस्टेरोन की वजह से एंडोमेट्रियम लाइनिंग बहुत ज्यादा बन जाती है, ठीक है, मैक्सिमम मोटी लाइनिंग बन जाती है। यूटेरस में एंडोमेट्रियम लाइनिंग मोटी होती जाती है, थिक होती जाती है, ठीक है। क्यों होती है वो थिक, ये रीजन भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि भाई ओवम जो गया है वो ओवम इस मकसद से रिलीज हुआ है कि उसको स्पर्म मिलेगा, स्पर्म मिलेगा तो फर्टिलाइज होके जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से बेबी बनेगा, इस आस में वो गया है, ठीक है। अगर उसको मिल जाता है स्पर्म तो इम्प्लांटेशन होगा ना, इम्प्लांटेशन के लिए एक थिक जगह चाहिए, इसीलिए वो वहां पे एंडोमेट्रियम लाइनिंग को इस टाइम पे क्या बना रहे हैं, ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज के टाइप पे जो प्रोजेस्टेरोन है वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग को बनाने का काम कर रहा है, जिससे कि यूटेरस इम्प्लांटेशन के लिए रेडी हो जाए, ठीक है। FSH सेक्रीशन को रोक देते हैं। FSH सेक्रीशन को क्यों रोक देते हैं, जिससे कि भाई दूसरा फॉलिकल ना बनने लगे, क्योंकि महीने में एक ही ओवम रिलीज होगा ना, एक ही फॉलिकल बनेगा तो दूसरा ना बनने लगे, इसलिए FSH को रोक देते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम पे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। अगर प्रेगनेंसी होती है तो साइकिल रुक जाएगी, ठीक है, अगर प्रेगनेंसी होती है तो साइकिल रुक जाएगी। अगर नहीं होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीजेनरेट मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एंड दिस कॉजेस डिसइंटीग्रेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अब जैसे ही ये रप्चर होगा वापस से मेंस्ट्रुअल फेज चालू हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन होने लगेगी। क्लियर हो गई बात, तो न्यू साइकिल यहाँ से चालू हो जाती है। अगर प्रेगनेंसी अगर नहीं होती है तो, और अगर हो जाती है तो 9 महीने के लिए वो साइकिल वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। क्लियर हो गई। अब आप ये ओवरऑल चेंजेस यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के चेंजेस दिख रहे हैं। अब क्या चेंजेस आते हैं, तो सबसे पहले देखो चेंज इन द पिट्यूटरी हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन में चेंजेस आते हैं, FSH और LH कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। देखो यहाँ वाले डायग्राम में सबसे ऊपर वाला जो आपको दिख रहा होगा ना, ये एक ब्लू लाइन और एक रेड लाइन LH और FSH की, तो पहले वो एक लेवल में जा रहा था, फिर एकदम से पीक पॉइंट अटेन कर लिया। पीक पॉइंट कब होता है, जब ओव्यूलेशन होना होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, चेंज इन द ओवरी, मतलब ओवेरियन साइकिल में चेंजेस आते हैं, ओवेरियन इवेंट्स में चेंजेस आते हैं। तो ये आपको ये सेंटर में दिख रहा होगा ओवेरियन चेंजेस, मतलब कि फॉलिकल है, पहले वो बिल्कुल छोटा सा था, फिर धीरे धीरे मैच्योर हुआ, ग्राफिन फॉलिकल बना, रप्चर हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम बना। कॉर्पस ल्यूटियम जो है फिर अगर प्रेगनेंसी होगी तो डिजेनरेट नहीं होगा, लेकिन अगर प्रेगनेंसी अगर नहीं होगी तो वो डिजेनरेट हो जाएगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल वापस चालू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज चेंज इन द ओवेरियन हार्मोन। ओवेरियन हार्मोन्स में चेंजेस आना, मतलब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ देखो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में भी आपको चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे। अब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में पहले वही नॉर्मल, लेकिन जैसे ओव्यूलेशन होता है तो ईस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन का जो रिलीज है वो एकदम से फ्लक्चुएट होने लगता है, ये आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है। नेक्स्ट आता है आपका चेंज इन द यूटेरस या फिर यूटेराइन इवेंट्स। तो यूटेराइन इवेंट्स मतलब कि यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग बन रही है, जो नीचे दिख रही है ना, ये आपके यूटेरस के अंदर की लाइनिंग है। तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या, पहले मेंसेस हो रहा है, यहाँ पे आपको जो रेड कलर की एकदम छोटी सी लाइन दिख रही है ना, ये मेंसेस। देखो मेंसेस का क्या मतलब है, मेंसेस का मतलब है पीरियड, जब पीरियड चल रहा होता है, ठीक है, मेंसेस बोलते हैं उसको। तो पीरियड फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, फिर उसके बाद में साइकिल स्टार्ट हो चुकी है, उसके बाद में फॉलिकुलर फेज आ गया, वापस फॉलिकल बनना चालू हो गया, धीरे धीरे करके एंडोमेट्रियम लाइनिंग बढ़ने लगी, ठीक है।
अब 14th डे पे भी नॉर्मल बढ़ी थी, उसके बाद में जैसे ही ओवम रिलीज होता है ना, एकदम स्पीड में एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनने लगती है, और फिर अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वो लाइनिंग वापस नीचे आ जाती है, नहीं तो वो वहीं पे स्टेबल रहती है। क्लियर हो गया आपको ये पूरे के पूरे ओवरऑल चेंजेस जो अकर हो रहे हैं। चलो अब हम मीनोपॉज के बारे में जान लेते हैं। मीनोपॉज वो टाइम होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होने का वक्त आ जाता है। अब ये होता है 50 साल की उम्र तक सबकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, मतलब पीरियड्स बंद हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि मीनोपॉज अकर हो चुका है, आगे आपके पीरियड्स नहीं आएंगे। तो इसको पता लगाने का सिंपल सा तरीका है कि अगर आपको 12 महीने तक पीरियड्स नहीं हुए हैं, दैट मीन्स कि आप मीनोपॉज पे पहुंच चुके हो, दैट मीन्स आपके पीरियड्स अब नहीं अकर होंगे। ठीक है, अब मीनोपॉज जो होता है वो 40 से 50 साल की उम्र के बीच में देखने को मिलता है। अब एक और चीज, इस टाइम पे क्या होगा, ओवम रिलीज नहीं होगा, ओवम रिलीज होना बंद हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगी, और बॉडी में काफी सारे चेंजेस आने की वजह से हेडेक होगा, इरेगुलरिटी होगी, नोजिया फील होगा, बहुत ज़्यादा एंगर आएगा, और बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से देखने को मिलती हैं। तो बिल्कुल जो मीनास के टाइम पे जैसे सिम्टम्स देखने मिलते थे, वैसे ही मीनोपॉज के टाइम पे भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ज़रूरी नहीं है हर किसी में मिले, ज़रूरी नहीं होता है, किसी किसी में ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हो गया मीनोपॉज के बारे में। चलिए, ये रहे तो सिम्टम्स। मीनोपॉज के क्या सिम्टम्स होते हैं एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं। इरेगुलर पीरियड, वजाइनल ड्राइनेस, वजाइना बहुत ज़्यादा ड्राई फील होने लगेगा, वजाइनल ड्राइनेस होएगा, हॉट फ्लैशेस, चिल्स, नाइट स्वेट, स्लीप प्रॉब्लम, मूड चेंजेस, वेट गेन एंड स्लोड मेटाबॉलिज्म, थिनिंग हेयर एंड ड्राई स्किन, बाल पतले होने लगेंगे, स्किन ड्राई होने लगेगी, एंड लॉस ऑफ ब्रेस्ट फुलनेस। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं मीनोपॉज के टाइम पे देखने को मिल सकते हैं। मीनोपॉज का कॉज क्या होता है? कॉज ये होता है कि नेचुरली डिक्लाइन होने लगता है आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर किसी की सर्जरी हुई हो और ओवरी को ही रिमूव कर दिया हो तो तब भी मीनोपॉज अकर हो जाता है। तीसरा, अगर किसी की कीमोथेरेपी हुई हो, उस टाइम पे भी कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी हुई हो, तब भी मीनोपॉज अकर हो जाता है। नेक्स्ट इज प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी, मतलब कि जो ओवरी हैं वो इनसफिशिएंट हैं, इसीलिए जो है मीनोपॉज अकर हो गया है। एक तो नेचुरली तो होगा ही उम्र के हिसाब से, बाकी ये 3 जो रीजंस हैं, ये और भी रीजंस हो सकते हैं मीनोपॉज के। अब अगर नेचुरली हो रहा है और आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है तो डॉक्टर को विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको डॉक्टर को तब दिखाना है जब आप इवन मीनोपॉज होने के बाद भी आपको ब्लीडिंग हो रही हो, या फिर बहुत ज़्यादा बॉडी में चेंजेस अकर हो रहे हो जिसकी वजह से आप अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, कुछ ना कुछ इश्यूज आपके साथ लगे हैं, तो उस टाइम पे आपको रेगुलर विजिट करना चाहिए। एक पर्टिकुलर इंटरवल के साथ में आपको रेगुलरली मीनोपॉज के टाइम पे डॉक्टर को विजिट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आपको डॉक्टर को तभी दिखाना है जब आपको ये लग रहा हो कि आपकी बॉडी में इतने चेंजेस आ रहे हैं जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप रेगुलरली विजिट कर सकते हो डॉक्टर को। साथ ही में जब आपको इवन मीनोपॉज के बाद में भी ब्लीडिंग हो रही हो तो आप डॉक्टर को विजिट करिए। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने मेनार्क, मेंस्ट्रुअल साइकिल और मीनोपॉज, ये इतनी चीज़ें देखी जो कि एक कॉमन चीज़ है जो सभी को पता होनी चाहिए, तो हमने इसके बारे में डिस्कशन करा। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी, और इसको आप शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप किस और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो। Till then, thank you so much for watching and stay tuned. Do not forget to subscribe and also press the bell icon for the latest updates. Thank you so much for watching. See you soon in the next video. Bye bye.